नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज हम इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और हम इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिसके एग्जाम में आने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन अपने में एक विशेष महत्व रखता है, इसीलिए दोस्तों यह जो राज्य व्यवस्था की यहाँ क्लास है आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार शामिल किया गया था, मतलब कब शामिल किया गया था आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है 1882 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1817 ईस्वी या फिर 1809 ईस्वी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1862 ईस्वी। 1862 ईस्वी में है भारतीय प्रतिनिधियों को जो कानून निर्माण करने की जो प्रक्रिया है इसको पहली बार शामिल किया गया था। अब देखते हैं आपका अपना पहला प्रश्न। तो आज के लिए आपका पहला सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, स्थानीय प्रशासन के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि आपको सही नहीं बताना है। 3 आपको सही दिए गए हैं, स्थानीय प्रशासन है, इसके संबंध में 3 बातें इसमें सही दी गई हैं, एक गलत दी गई है, वो आपको चयन करना है गलत बातों का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्थानीय जो संस्थाएं हैं इसके चुनाव से संबंधित निर्णय एक आयोग के द्वारा लिया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। स्थानीय संस्थाओं के 30% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है। या फिर स्थानीय प्रशासन को आवश्यक धन एवं आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो उसमें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से सही है, और इस अगर प्रश्न को देखें तो गलत है। मतलब इसका हो जाएगा स्थानीय प्रशासन को आवश्यक धन एक आयोग द्वारा मुहैया उपलब्ध कराया जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी के 3 वो सही हैं, मतलब 2 वो सही हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। तो ऑप्शन है ये सभी, राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या फिर आर्थिक लोकतंत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसमें होगा ये सभी। यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था है, संविधान है, भारतीय संविधान ने इसी प्रस्तावना में वर्णित जो लोकतंत्र है उसको तीनों तरह के स्वीकार किया गया है, चाहे वो राजनीतिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक राजतंत्र हो या फिर आर्थिक लोकतंत्र हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी होगी, मतलब या देनी चाहिए। तो ऑप्शन है 14 दिन, 30 दिन, 15 दिन या फिर 21 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14 दिन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, निर्देशक तत्व क्या है। आपको बताना है कि निर्देशक तत्व जो होते हैं वो क्या हैं। वाद योग्य नहीं है, मतलब अपरिवर्तनीय है, कठोर है, लचीले हैं या वाद योग्य हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा वाद योग्य नहीं है। मतलब निर्देशक जो तत्व होते हैं, नीति निर्देशक तत्व, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो कौन सी सूची में दिया हुआ है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 6वीं अनुसूची। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियाँ होती हैं उसका बंटवारा किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो ऑप्शन दिए हैं, जनता की भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्रों से बाहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन को रोकना, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान करना या फिर स्थानीय लोगों द्वारा भूमि का एकत्र करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जनता की भागीदारी। समुदाय विकास का जो कार्यक्रम होता है इसका मुख्य लक्षण होता है जनता की भागीदारी। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में भारतीय मामलों पर नियंत्रण के लिए भारत सचिव की नियुक्ति कब की गई थी। तो ऑप्शन है 1858, 1860, 1861 या फिर 1859। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1859 में।
1859 में ही इंग्लैंड में भारतीय मामलों पर नियंत्रण करने के लिए भारत सचिव की जो है नियुक्ति 1858 में की गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पंचायती राज क्षेत्र के में कौन नहीं आता है? प्रश्न को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पंचायती राज क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन है अग्निशामक, कृषि उत्पादन, ग्रामीण सड़कें या ग्रामोद्योग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अग्निशामन। जो अग्निशामक यानी कि जो आपके फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो चीज़ें जो है पंचायती राज के जो है कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। इसमें जो है दोस्तों आता है कृषि उत्पादन आ जाता है, ग्रामीण सड़कें आ जाती हैं और ग्रामोद्योग आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है 1809, उपयुक्त में से कोई नहीं, 1819 या फिर 1892। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1892 के अधिनियम के तहत। 1892 अधिनियम के तहत ही भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत जो है की गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, या फिर सभी नागरिकों की भाषण देने की स्वतंत्रता है, सभी व्यक्ति को चुनाव के मत देने का अधिकार है, या फिर ये सभी कानून के सामने समान हैं। तो ऑप्शन है इसका हो जाएगा उसका राज्य जो है राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम दलित महिला कौन थी? तो आपको बताना है, मतलब भारत में किसी भी स्टेट में अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम जो है वुमेन लेडी जो है कि वुमेन जो है मुख्यमंत्री बनी थी, आपको बताना है, वो भी दलित बनी थी। कौन बनी थी आपको बताना है, सुश्री मायावती जी, नंदिनी सत्यपाठी जी, उमा भारती जी या फिर सुश्री जयललिता जी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ये मायावती जी बनी थी, सुश्री मायावती जी बनी थी। ये जो है उत्तर प्रदेश में आई थिंक 4 बार जो है मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अब बात लगातार इन्होंने 4 बार थी मुख्यमंत्री बनी है, 4 बार। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, वायमेर गणराज्य जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या फिर आयरलैंड गणराज्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा आयरलैंड गणराज्य। भारत के जो संविधान है इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको जो है आयरलैंड से लिया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा अविशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, कोई ये बताना है। तो इसमें भारत का अर्ध संघीय है, या फिर भारत एक संघीय राज्य व्यवस्था है, या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप है, या फिर भारत ना तो संघीय है और ना एकात्मक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत एक अर्ध संघीय है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में जो है सर्वप्रथम जो है मुख्यमंत्री जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, 1784 में पिट इंडिया एक्ट से गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन है 1861 के अधिनियम से, या फिर 1858 के अधिनियम से, 1853 के अधिनियम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम से जो है आपका 1758 जो 84 का पिट इंडिया एक्ट था इसको जो है गठित किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने में प्रभावी हो सकता है। जो अंतर्राज्यीय विवाद होते हैं इसको निपटाने में कौन सा जो है ऑप्शन इसमें दिया गया है, कौन सी चीज़ प्रभावित हो सकती हैं आपको बताना है। ऑप्शन है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद तथा स्वशासन परिषदें, या फिर वित्त आयोग तथा योजना आयोग,
प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर गठित अंतर्राज्यीय परिषदें या फिर क्षेत्रीय परिषद तथा राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं व उनके जो मंत्री हैं उनके बीच में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर गठित अंतर्राज्यीय परिषदें जो है इसका जो है विवाद को सुलझा सकती हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? तो ऑप्शन है, पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि उपयुक्त है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर पूर्वोत्तर यानी पहले के केंद्र सरकार के लिए और उपयुक्त में से, और अगर कुछ बचता है तो फिर राज्य के लिए। ठीक है, तो फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। मतलब राज्य के निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत है, निर्देशक तत्व हैं, इसको बदला नहीं जा सकता है जबकि मूल अधिकार को बदला जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय है, मतलब इनको चेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि जो है मूल अधिकार जो है इनको जो है फंडामेंटल राइट जो है इनको जो है परिवर्तन की चेंजेस इसमें किया जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, राज्य के जो मंत्रिपरिषदें होती हैं ये जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती हैं? तो ऑप्शन है, विधान परिषद, राष्ट्रपति, विधानसभा या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विधानसभा के द्वारा। जो राज्य से स्टेट हो गया और राज्य हो गया, राज्य में आपकी जो मंत्रिपरिषदें होती हैं इसमें जो है सामूहिक रूप से जो है ये जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, 1892 के अधिनियम द्वारा भारत सरकार की विधि निर्माती संस्था के अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या है उसको 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो आपको बताना है 18, 12, 14 या फिर 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 16 कर दी गई थी। 1892 का जो अधिनियम आया था उसके द्वारा भारत सरकार की जो विधि निर्माती संस्था है इसके अतिरिक्त जो है सदस्यों की संख्या इसके 10 थी, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने संख्या जो है बढ़ाकर 16 कर दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य हैं, मतलब सदस्य क्या हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या फिर खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मतलब खंड विकास अधिकारी इनका जो है चयन करता है अपने तरीके से, या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो फिर कहने का मतलब ये है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वो इनको चुनता है, या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जो पंचायत सदस्य समिति होती है, जो सदस्य होते हैं इसके सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, पूरी तरीके से चुनाव होता है और उसके द्वारा ही जनता द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुति करता है। निम्न में से कौन से 2 शक्तियाँ जो अनुच्छेद हैं यानी शक्तियाँ हैं इसके शक्तियों के वितरण को विनियमित करती हैं? कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन का ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ साथ में। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद 2 हैं जो है केंद्र और राज्यों के जो मध्य जो शक्तियाँ हैं इसको वितरण मतलब अलग अलग मतलब बांटने के लिए सहायता करती हैं। कहने का मतलब ये है। तो इसमें आपको बताना है अनुच्छेद 56 तथा 57, अनुच्छेद 141 या 142, अनुच्छेद 4 या तो 5, या फिर अनुच्छेद 245 तथा 246। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 तथा 246। इन्हीं दोनों अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, मतलब इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग जो है केंद्र तथा राज्य की जो शक्तियाँ हैं, मध्य की जो शक्तियाँ हैं, इसका जो है वितरण के लिए भारत के संविधान में 3 सूचियों को प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन है 12वां भाग, 6ठा भाग, या 1/4 या फिर 1/3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1/3।
एक तिहाई भाग को राज्य विधान परिषद के सदस्यों का जो है हिस्सा जो है, एक तिहाई हिस्सा जो है भारतीय स्थानीय जो निकाय हैं उसके द्वारा चुना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उत्तरवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों व जो स्मारक हैं उनकी रक्षा करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, संघ की कार्यपालिका शक्तियां का विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 71 या फिर अनुच्छेद 74। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 73। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टूडियो ग्रुप तक जरूर शेयर करें ताकि, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को जो PDF फाइल है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।